नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे पीसीएस बेहतरीन पे। तो हम एनवायरनमेंट का साइंस का जीएस वर्ल्ड का टेस्ट लगा ले रहे थे। नेक्स्ट टेस्ट है 8 नंबर, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सोपस्टोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह एक अवसादी चट्टान है, मतलब सेडिमेंट्री है। सोपस्टोन उत्तराखंड में इसका खनन होता है। और दोनों स्टेटमेंट में से पहला वाला गलत है, क्योंकि इस मेटामॉर्फिक है, रॉक है, और इसका उत्तराखंड में खनन होता है। एक्चुअली ये थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ऑन करना मैं भूल गई थी। दक्षिणी कैलिफोर्निया वर्तमान में गंभीर जंगली आग संकट का सामना कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इस संकट के लिए उत्तरदायित्व है? साउथ कैलिफोर्निया में जो भी जो फायर क्राइसिस हो रही हैं, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ सांता आना, जो कि कैलिफोर्निया में फ्लो करती है, सांता आना, वही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक्सट्रीमली ड्राई विंड है ये, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई है विंड है, ठीक है, बस याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मियावाकी तकनीक जो होती है, निम्नलिखित में से संदर्भ में कथनों पर विचार करिएगा। इस कार्यविधि में पेड़ स्वयं अपना विकास करते हैं। मियावाकी मेथड में इस तकनीकी में काफ़ी कम स्थान में अधिक पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में पौधों को सूर्य के प्रकाश से के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, इसमें तीनों के तीनों जो कथन हैं वो इस कार्यविधि में ट्रीज ग्रो कराए जाते हैं। मियावाकी मेथड जो जापानी मेथड है, जिसमें जो हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, कि हीट ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब सब सीमेंट के बने रहते हैं, तो उसमें पौधे लगा के उसको हीट की कम करनी होती है। तो सभी तीनों होंगे, तीनों आंसर सही हैं, मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। निम्नलिखित जीवों पर विचार करिएगा। चमगादड़, इथोपियाई भेड़िया, भालू, इसमें से कौन से जीव जो हैं जो पॉलिनेशन को ऑर्गेनिज्म जो है हेल्प कराते हैं? पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस में तीनों के तीनों कराएंगे, क्योंकि ये जाके देखने नहीं जा रहा है कि कौन पॉलिनेशन करा रहा है कि नहीं करा रहा है। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि एक एक जो पार्टिकल होते हैं हर जगह से इधर उधर कराने पड़ते हैं, ठीक है। फ्लावर्स की पॉलिनेशन जो होती है, ट्रांसफ़र करना। वैसे मान लो फ्लावर है और इसका पोलिन ग्रेन यहाँ से लेके कोई चिड़िया लेग गई, कहीं और लेग गई, या चमगादड़ लेग गया, भालू लेग गया, तो कहीं और जाके गिरा देगा। तो गिराने से होता है वहाँ पे पौधे उड़ जाए, उसी प्रकार का उगेगा। तो यही सब होता है पॉलिनेशन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या कथन बोल रहा है? यह द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। वर्ष 2021 की तुलना में वनावरण में कमी आई है। वन एवं वृक्षावरण में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वृद्धि उड़ीसा में हुई है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो तीसरा मतलब पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है कि द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है, हर 2 साल पे आती है, ये बात बिल्कुल सही है। और 2021 की तुलना में वनावरण में कमी आई है, तो सेकंड वाला नहीं, वनावरण में कमी आई है, ये गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ये एनवायरनमेंट रिपोर्ट जो निकाली, 18th रिपोर्ट निकाली थी और पब्लिश की गई है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कवर जो हुआ है वो इंक्रीज़ हुआ है, तो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है, तो सेकंड वाला गलत ही हो जाएगा। मैक्सिमम इंक्रीज़ हुए हैं, मतलब मैक्सिमम जो फॉरेस्ट और एरिया इंक्रीज़ हुए हैं वो छत्तीसगढ़ में हुए हैं, देन फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो ये होता है मैक्सिमम इंक्रीज जो हुआ है फॉरेस्ट कवर में, फॉरेस्ट ट्री एंड कवर और फॉरेस्ट कवर में मिजोरम हुए हैं, तो थर्ड वाला गलत हो जाएगा। उड़ीसा लास्ट में आया है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ केवल 1 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 फिर से वही पूछ रहा है, किस राज्य में मैंग्रोव आवरण में कमी आई है? तो मैंग्रोव आवरण में गुजरात में कमी आई है, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे कमी आई है क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर रीजन होते हैं, तो उसकी वजह से कमी आई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये कराया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा आगे रहता है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बायोडायवर्सिटी क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह जैव विविधता के लिए सकारात्मक परिणामों को एक मंच देने के लिए शुरू किया गया एक सम्मान या पुरस्कार है, बायोडायवर्सिटी क्रेडिट, ठीक है। इसकी शुरुआत विश्व आर्थिक मंच द्वारा की गई थी, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ही किया गया था। तो स्टेटमेंट में सेकंड वाला ही सही है, सिर्फ और सिर्फ बी। बायोडायवर्सिटी क्रेडिट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे किसी को रिवॉर्ड करना होता है पॉजिटिव आउटकम के लिए, तो ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ कि एक तरह का क्रेडिट है पॉजिटिव आउटकम निकालने के लिए, क्वांटिफेबल है और ट्रेडेबल है। जैसे मान लो किसी सरकार या योजना ने किसी कंपनी को दे दिया क्रेडिट, ठीक है, तो वो एक तरह का ट्रेडेबल मेथड है, किसी को वो बेच सकता है, किसी को कि भाई तुम ये ले लो और मेरे को पैसे दे दो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, इसी को ट्रेडेबल कहते हैं, ठीक है। तो बी वाला हमारे पास सही हो जाएगा, कथन सत्य है, ठीक है, मतलब केवल 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण जो रोकथाम अधिनियम है, मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन, तो रिसेंटली 16th वाला कॉन्फ्रेंस हुआ है और फर्स्ट टाइम कंट्री जो हुई है मिडिल ईस्ट में, ठीक है,
हुई है। 17वां जो होगा वो 2026 के मंगोलिया में होगा। ये एक पर्टिकुलर रीज़न बताया जा रहा है, ठीक है, कि कहाँ 17वां होगा और 16वां कहाँ हुआ है। तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है, कि ये जो हमारा जो 16वां हुआ है पहली बार मध्य पूर्व एशिया के किसी देश में किया गया है। रिसेंटली जो ये हुआ है रियाद के सऊदी अरेबिया में हुआ है, तो वही मध्य हुआ है, ठीक है, सऊदी अरेबिया में हुआ है, जो कि 200 लगभग कंट्रीज़ इन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया है कि भाई ड्रॉट रेजिलियंस करना ही पड़ेगा। और 17th वाला जो होगा मंगोलिया में होगा। तो यही है, रियाद, सऊदी अरेबिया, फिर मंगोलिया, ठीक है, तो हमारे पे दोनों हो जाएंगे। निम्नलिखित प्राकृतिक स्थलों पर विचार करिएगा। बोल रहा है कि सुंदरबन नेशनल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, मानस है, तो उसमें से कौन से दोनों रामसर साइट्स भी हैं और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ केवल 2 हो जाएंगे। साइट जो है सुंदर पार्क और केवल देव नेशनल पार्क है, यही दोनों जो हैं सबसे मेजर चीज़ है रामसर साइट के। तो सुंदरबन और केवलदेव जो राजस्थान में केवलदेव नेशनल पार्क, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो हो जाएगा सुंदरबन हो जाएगा। और इसमें से केवल रामसर स्तन जो है मतलब पहला वाला सुंदरबन, ठीक है। उसके बाद जो भीतरकनिका जो है वो रामसर साइट है, लेकिन यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है, मतलब यूनेस्को वाला हेरिटेज साइट नहीं है, तो इसीलिए पहला वाला ही सुंदरवन ही है। और इसी तरह जैसे भीतरकनिका रामसर साइट है लेकिन नॉट अ यूनेस्को, तो भीतरकनिका जो है यूनेस्को में नहीं गई थी, इस तरह याद कर सकते हैं। मानस जो है वो यूनेस्को है पर रामसर साइट नहीं है, मानस रामचरित मानस नहीं, तो ऐसे राम और मानस करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सी है कि आर्द्रभूमि है जो वर्तमान में रामसर तथा मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड दोनों में शामिल है। तो सबसे फेमस है ये, मतलब जो है थी केवलदेव नेशनल पार्क और लोकताक जो मणिपुर में है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में दोनों है। सांबर लेक भी नहीं है, चिल्का भी नहीं है, बेमदाद भी नहीं है, तो उपयोग में से कोई भी नहीं है। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, उससे अभिप्राय क्या होता है। तो ये होता है उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाने पर प्रजातियों की संख्या आने वाला अंतर होता है, ठीक है। एक तरह की चेंज होती है ना कि बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रही है हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड में। ऊपर जाने हाई एल्टीट्यूड में कोई भी डाइवर्सिटी दिखती ही नहीं है, मतलब सब इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि सब कुछ एक तरह का सब सूखा सूखा दैत लगता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पैरासिटिज्म में एक प्रजाति लाभ में रहती है तथा दूसरी प्रजाति हानि में रहती है। प्रीडेशन में क्या होता है, दोनों प्रजातियां जो होती हैं हानि में रहती हैं। पहला वाला ही सही है। पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासाइट नहीं होता है कि भाई पैरासाइट मत बना करो, तो पैरासाइट में क्या होता है, एक जो है हानि में होता है, एक लाभ में होता है। लेकिन प्रीडेशन में दोनों प्रजातियां जो हानि होती है नहीं, एक का लॉस होता है, इसमें भी एक स्पेसीज को प्रॉफिट होती है। प्रीडेशन मतलब शिकार करना होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पृथ्वी पर स्वच्छ जल की मात्रा उपलब्ध कुल जल की मात्रा का लगभग 3% है। पृथ्वी पर स्वच्छ जल का सबसे बड़ा स्रोत जो है भूमिगत है, ठीक है, तो पहला वाला ही सही हो जाएगा। भूमिगत सबसे ज़्यादा बिगेस्ट सोर्स क्लीन वाटर का ग्लेशियर्स हैं, स्नो है, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में समाचारों में रहा हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, कौन सा है। तो इसे भारतीय पर्यावरण मंत्रालय तथा वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया है। यह प्रोजेक्ट भारत के हिमालय प्रदेशों के सतत विकास हेतु शुरू किया गया था। तो इसमें सतत हेतु विकास किया गया था, कथन कौन सा सत्य है, किसके लिए। हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप प्रोजेक्ट की है, तो यह प्रोजेक्ट भारत के हिमालय के लिए किया गया था, मतलब सतत मतलब सस्टेनेबल के लिए किया गया था। दोनों ही गलत हैं हमारे स्टेटमेंट जो 15 के हैं। एक तो इंडिया हाई रेंज लैंडस्केप प्रोजेक्ट है ना, पार्टनरशिप किया गया है किसके, मोफिक्की मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ केरला, ठीक है, इन दोनों के बीच में किया गया है, ठीक है। तो पहला वाला इसीलिए गलत हो जाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम सपोर्ट किया है बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, तो सपोर्टेड यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी कह लो, सपोर्टेड बाय GEF, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो ये हो गया प्रोजेक्ट जो हिमालय के लिए नहीं मल्टीपल फ्रेमवर्क के लिए किया गया था, जैसे वेस्टर्न घाट्स के लिए किया गया था, तो इसीलिए माउंटेन रेंज और वेस्टर्न घाट लैंडस्केप के दोनों के लिए किया गया था, तो इसीलिए सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिस्थितियों पिरामिड के बारे में, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताइए। तो पहला तो जलीय पारेंत बायोमास पिरामिड उल्टा होता है, मतलब जो एक्वेटिक होता है वो हाँ उल्टा होता है, ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है,
ऐसे होता है, मतलब ऐसे होता है, ठीक है। नीचे बहुत कम होता है ना, तो सभी पारित ऊर्जा पिरामिड साधे सीधा होते हैं, तो और सब सीधा होते हैं, तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। बस एक वो होता है जो एक्वेटिक वाला उल्टा होता है। नाइट्रोजन चक्र से जुड़ी जो प्रक्रियाएं होती है संबंध में निम्नलिखित विचार करिएगा। कौन से नाइट्रोजन से जुड़ी होती हैं, ठीक है, देख लेते हैं। नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होती है, नाइट्रिफिकेशन होती है, अमोनिफिकेशन होती है, डीनाइट्रिफिकेशन होती है। तो स्टेटमेंट जो हमारा प्रोसेस होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब होती है, फिर जाके अमोनिफिकेशन होती है, डीनाइट्रिफिकेशन तो लास्ट में होगी ना, तो लास्ट में ही हो जाएगा। फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन होता है। अब आते हैं फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह पृथ्वी के अधिकांश ऑक्सीजन का निर्माण यही करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। ये पोषण के सबसे निचले स्तर पर होते हैं, तो दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड के विभिन्न स्रोतों के उत्सर्जन से कम अधिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परिवहन, घरेलू लकड़ी, एल्युमिनियम संयंत्र, ठीक है। तो ये किस में दिया हुआ है, तो तीसरा मतलब एल्युमिनियम का प्लांट हो जाएगा पहले, फिर घरेलू लकड़ी और फिर जाके आएगा परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट। मोनोऑक्साइड जो होती हैं सबसे ज़्यादा यहीं से निकलती हैं, तो अधिक क्रम में मतलब कम से कम उत्सर्जन के तहत, मतलब जो होती है डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम द लीस्ट होता है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डर फ्रॉम द लीस्ट टू मोस्ट, तो लीस्ट से लेके मोस्ट तक परिवहन हमें पता है, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होती है। राष्ट्रीय मतलब जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं कौन से इंक्लूड नहीं करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंक्लूड नहीं करता है। अमोनिया, निकल, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो सब के सब तीनों के तीनों ही जो हमारे 6 कैटेगरी होती हैं, ठीक है। तो उसमें कौन से आते हैं, जो पॉल्यूटेंट होते हैं 12 पॉल्यूटेंट्स आते हैं, जिसमें PM 2.5 होगा, PM 10 होगा, ओजोन होगा, SO2 होगा, NO2 होगा, लेड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, अमोनिया होगा, बेंजीन जिसने सोचा नहीं होगा बेंजीन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, बस याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। बेंजीन होगा, आर्सेनिक होगा, निकल होगा और बेंजोपाइटीन होगा। इट डज नॉट इंक्लूड द कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्यूटेन, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेषताओं पर विचार दीजिएगा। तो तीसरा वाला कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल नहीं हो रहा है ना। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है विशेषताएं, जो 10 वर्षों में 70 प्रजातियों की संख्या में कमी आना, प्रजातियों की संख्या 2500 से कम हो, केवल 250 या उससे सबसे कम परिपक्व सदस्य बची हो। तो ये होती है हमारे पास जो कैटेगराइज किया IUCN ने, कौन से 2 ही कैटेगरी दी ही है इसने, कौन से दिए हैं कि इंडेंजर्ड होगा, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं कि जो इंडेंजर्ड में आएंगे, ठीक है। IUCN की जो लिस्ट आती है ना, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट वाली, ये सब चीज़ें। संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। केंद्र सरकार कुछ ही परिस्थितियों में किसी वन्य भूमि को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर सकती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्यों के तहत राष्ट्रीय पार्क घोषित करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। जो हमारा जो WPA होता है वो स्टेट को डिक्लेयर करता है नेशनल पार्क क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल, समुदाय रिजर्व घोषित करने की शक्ति राज्य सरकार में है। मतलब हमारे पास सिंपल सी बात है, कम्युनिटी रिजर्व करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट है, कम्युनिटी के बीच में है तो स्टेट करेगी। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में है, स्टेट्स को डिक्लेयर नेशनल पार्क करता है, कि वो से मिलता है कि भाई स्टेट डिक्लेयर कर सकती है नेशनल पार्क को। और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर फॉरेस्ट लैंड और नेशनल पार्क अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, बस वो भी कर सकती है और ये भी कर सकती है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सौर ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं दिया हुआ है। भारत सरकार के 2022 के अंत तक 175 गीगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ये गलत है। 2022 तक 100 था, 175 नहीं था, 100 गीगावाट का था, तो हम उस टाइम पे थे 100 वाले पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई शक्तियाँ वायु प्रदर्शन एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 से प्राप्त होती है। उनका जो एक्ट है 1981 से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। जो 1981 का जो वो है, जो देखो CPCB है, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, एक स्टैचुटरी बॉडी थी और वो 1974 के अप्रॉक्स की गई थी। और किसके अंडर है वो? CPCB अंडर वाटर वाला एक्ट है जो 1974 में हुआ था। देयर आफ्टर जो CPCB है वो वॉज गिवन पावर्स एंड फंक्शन अंडर द एयर, जो आता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो बोर्ड आता है 1981 में, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1981 में जो आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण क्षेत्र घोषित कर सकती है, तो राज्य सरकार कर ही सकती है, ऑब्वियस सी बात है। तो स्टेटमेंट सेकंड वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो CPCB है ना, वो पावर ये
वो एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट से लेता है 1981 का। पहले ऐसा था कि वाटर एक्ट से लेता था, लेकिन अब एयर में आता है। अकॉर्डिंग टू यही कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं डील करने के लिए, तो सेकंड वाला भी सही हो जाएगा, तो दोनों स्टेट में सही हो जाएंगे। निम्नलिखित जो कथन दिए हैं असर्शन और रीजनिंग में, शहरीकरण में से वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है, कारण कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ा है। तो उस सब चीज़ों की वजह से दोनों के दोनों स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं, दोनों कथन सही भी हैं। बढ़ा भी है ना उत्सर्जन बहुत ज़्यादा, तो लोगों के पास लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ रही है, तो लोग पास पैसे हैं, खर्च कर रहे हैं, खर्चे रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म विकसित एवं विकासशील देशों से जुड़ी हुई है। कार्बन ट्रेड को लेकर होने वाला एमिशन ट्रेड केवल विकसित देशों के लिए मध्य व्यापार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहला वाला कि बोला क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म विकसित से जुड़ी हुई है। ठीक है, वो तो है, लेकिन एमिशन ट्रेड रिगार्डिंग कार्बन ट्रेड इज लिंक टू ट्रेड ओनली बिटवीन द डेवलप कंट्री। सिर्फ और सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ के बीच में, ये सरासर गलत है। डेवलपिंग सारी कंट्रीज़ के लिए है। हाल ही में चर्चा में आया जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं, मतलब जो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म है बायोडाइवर्सिटी और इकोनॉमिक सिस्टम सर्विसेज की, उसमें संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कौन से कथन बोल दिया है, देखो पहला बोल रहा है समान परंतु विभेदीकरण प्रावधान, मतलब इक्वल बट डिफरेंशिएटेड प्रोविजन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो क्योटो प्रोटोकॉल आया था, अडॉप्ट किया था 1997 में, पहली बार कमिटमेंट की बात, और 2008 और 12 में हो गया था सेकंड कमिटमेंट्स वाले। तो आर्टिकल जो CDM है, क्लीन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसको ये डिफाइन किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात हो रही है, तो हमारा जो सबसे पहला हो जाएगा, दूसरा तो हो ही जाएगा, इक्वल बट डिफरेंशिएटेड प्रोविजन भी हो जाएगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ये नहीं बात किया गया, ये 2009 में UNFCCC ने किया था। ये UNFCCC ने ये फंड का लिए वो किया था, ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो वो 1 और 2 विल द राइट आंसर। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का वित्तीयन करता है, तो कौन से परियोजनाओं का करता है ये देख लेते हैं। पहला ऊर्जा कॉरिडोर, एनर्जी कॉरिडोर, नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय सौर गठबंधन बजटीय सहायता। सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा ही सही हो जाएगा। और एनर्जी कॉरिडोर, नेशनल सोलर एनर्जी मिशन, रूफटॉप सोलर वाला, इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर के इंस्टॉलेशन और पंपिंग सेट्स, सोलर लाइटिंग कैपिटल स्टेट्स, ये सब बजटरी वाला सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो 1 और 2 विल राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट करना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बताना है। यह एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक तरह की। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, फ्रांस और ये इंडिया वाले। यह संगठन वैश्विक सौर ऊर्जा परिदृश्य नामक जो वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा निवेश के लिए लगभग $1000 बिलियन की राशि जुटाना इसके लिए उद्देश्य का सम्मान है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पहला और तीसरा ही सही है कि इसका जो रिपोर्ट है ये जारी नहीं करता है। याद रखिएगा, ये रिपोर्ट कोई जारी नहीं करता है। तो हमारे पास 29 का बी हो जाएगा, 1 और 3 विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसवा। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारकों में से शामिल कौन से हैं कारक शामिल हैं, तो हमारे पास ज्वालामुखी का है, महाद्वीपीय है, पर्वत निर्माण है, बिल्कुल उपरोक्त सभी हो जाएंगे। बेसल कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बेसल कन्वेंशन है क्या, यह अंतर्राष्ट्रीय संधि ई अपशिष्ट के 2 देशों के बीच का स्थानांतरण के नियमों के लिए माध्यम से संचालित करती है। भारत इसका हस्ताक्षर देश है, भारत सिग्नेटरी तो है, ये सेकंड वाला बिल्कुल सही है। जो बेसल कन्वेंशन है नॉर्मली क्या होती है, एक तरह की जो हजार्डियस वेस्ट होते हैं ना, तो बेसल से वेस्ट याद करिए, हजार्डियस वेस्ट जो भी डिस्पोजल्स होते हैं वो सबकी होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषकों की श्रेणी में आते हैं, मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में पूछ रहा है कि कौन से प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ओजोन प्राइमरी नहीं होता, ये सेकेंडरी है। ओजोन सबसे पहले ऑप्शन में आता है आपके, तो पहला वाला काट देंगे अगर हम, तो ऐसे भी आंसर मिल जाएगा कि 2 पार्टिकुलर मैटर तो बिल्कुल होता है, अमोनिया भी होता है, और सल्फर नाइट्रिक अम्ल नहीं होता, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। 2, 3, 4 आ जाएगा हमारे पास आंसर। देखो प्राइमरी में तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, PM हो गया, बस ओजोन जो है हमारा सेकेंडरी में आता है। तो देखो सेकेंडरी वाला याद कर लीजिएगा। तो सेकेंडरी में क्या होता है, ओजोन होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हाइड्रोजन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। ये सारी जो होती हैं नाइट्रिक सल्फ्यूरिक ये सब जो होते हैं वो होते हैं हमारे सेकेंडरी वाले। ठीक है, इसलिए
याद हो जाएगा आपको, ओजोन ऑप्शन दे दिया है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के साथ साथ प्राय रणनीतिक प्रभाव आकलन चर्चा में रहता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। रणनीतिक प्रभाव आकलन निर्णय लेने के लिए प्रथम चरण से ही स्थान लेता है। इसका दृष्टिकोण विकास प्रस्ताव के लिए सकारात्मक होता है। तो हमारे पास ऑप्शन दोनों के दोनों ही करेक्ट होते हैं। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। सुनहरा लंगूर, संगाई हिरन और गंगा डॉल्फिन। संगाई डियर हमें पता है कहाँ मिलता है, ये मणिपुर के लोकताक लेक जो है, जो केवलादेव नेशनल पार्क है हमारा, ये केवलादेव नेशनल पार्क है, लोकताक मणिपुर में जो नेशनल पार्क है, ठीक है, वो संगाई डियर वहाँ मिलती है। फुमडीज भी वहाँ मिलती हैं। तो ठीक है, तीनों के तीनों भारत में ही पाए जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर पूछ लिया कि भारत में कौन से पाए जाते हैं, तो तीनों पाए जाते हैं। हाल ही में समाचारों में रहे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन, जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन के प्लान में कौन सी चीज़ें हमारी शामिल हैं, ठीक है, तो नहीं, एक मिनट, केवल भारत में पाए जाते हैं कि बात है, उपरोक्त में से कोई नहीं, केवल, और जगह भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि संगाई डियर इसमें नहीं पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। तो उसने बोला केवल, सॉरी, उसमें निम्नलिखित ग्रेडेड रिस्पांस के बारे में बात कर रहा है। तो क्या है, यह पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 2016 में लॉन्च हुआ था और पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण EPCA की इसको लागू करने का कार्य करता है। यह अभी तक केवल दिल्ली में के लिए ही है। तो ये रिस्पॉन्स ग्रेडेड प्रोग्राम जो होता है, तीनों ही ऑप्शन हमारे जो है डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु में भारत में लगातार प्रयास किए जाने वाले हिम तेंदुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य नहीं दिया हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा कौन सा सत्य नहीं दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले बी वाला देखिए, इसे IUCN के तहत विलुप्त की श्रेणी में किया गया। हिम तेंदुआ जो है एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, उसमें नहीं है। तो वन देखो, WPA के पहले वाले होगा ही संरक्षण करने के लिए। और अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल में पाया जाता है, ये तो पाया जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। और यह हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु है। हाँ, हिम तेंदुआ जो है हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। और एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICIMOD के निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। इसके द्वारा 2013 में रेड प्लस हिमालय कार्यक्रम शुरू किया गया था, इसके द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद यह एक गैर सरकारी स्वतंत्र संगठन है, ठीक। तो पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, रेड प्लस वाला। ये गैर सरकारी स्वतंत्र संगठन नहीं दिया हुआ है, ये एक इंस्टीट्यूशन इंटर गवर्नमेंटल है बट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बस इंटर गवर्नमेंटल है बट इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, बट इंडिपेंडेंट है, बस इंडिपेंडेंट है, यही है। पारिस्थितिक पद चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है, यह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग का एक मापक है। यह इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिक के उत्पादन की क्षमता से करता है। तो दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। वैश्विक मृदा जो होती है, जैव विविधता एटलस किसी संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। तो IPCC, वर्ल्ड WWF, IUCN, और कौन करता है ये, ठीक है। तो ये यूरोपियन जो रिसर्च सेंटर होता है, यूरोपियन रिसर्च सेंटर होता है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एटलस वाला, वो करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में चर्चा में आया जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लिए अंतर सरकारी जो IPBES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है, इसके द्वारा प्रजातियों के विलुप्त होने के संदर्भ में रिपोर्ट जारी की गई। इसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। अच्छा, यह जलवायु परिवर्तन पर बेहतर जानकारी हेतु एक वैश्विक वैज्ञानिक निकाय है। बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। IPBES के बारे में ऊपर भी एक IPBES का क्वेश्चन था। IPCC का स्टेटमेंट ये है होगा, और IPCC का भी एक तरह की बॉडी जो होती है ना, सिमिलर वाली टाइप्स होती है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि सेंचुरी और नेशनल पार्क दे दी है और मैच कराना है हमारे पास, ठीक है। मतलब मैच का मतलब कौन सा सही सुमेलित दिया हुआ है। तो बनरघट्टा जो नेशनल पार्क है वो तमिलनाडु में दिया है, 2 गलत दिया हुआ है। पोवित्रा जो है आसाम में दिया हुआ है, 2 सेकंड दिया है पोवित्रा। और फिर असोला भाटी जो है राजस्थान में दिया हुआ है। असोला भाटी एक नया नाम है। और बनरघट्टा जो है सिंपल सी बात है, वो डिफरेंट चीज़ों में, मतलब बनरघट्टा जो है तमिलनाडु में नहीं है, बनरघट्टा बेंगलुरु कर्नाटका में है, कर्नाटका बनर, तो बंठन के वाला बनर, ठीक है। तो हमारे पास 2 और 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में सत्य है। इको सेंसिटिव जो जोन होती है वो एक इको सेंसिटिव जोन होती है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होती है, जहाँ पे, और वो जोन होती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मोफिक की करती है, ठीक है, डिक्लेयर कर देती है। तो पहला वाला बोल रहा है यह पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास के अधिसूचित क्षेत्र करते हैं। बिल्कुल वही करेगी, और कौन करेगा। यहाँ होने वाली गतिविधियाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत विनियत होती हैं। वन्य जीव संरक्षण रणनीति 2002 के तहत इको सेंसिटिव जोन घोषित करना शामिल है। 42 का जो हो रहा है
1 and 3 विल बी द राइट आंसर। जो इको सेंसिटिव जोन है वो 2002 के WPA में आती है, WPA 2002 में आती है, इसमें नहीं आती है, ठीक है। तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा, सेकंड वाला गलत है क्योंकि उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, एक मिनट, ये इको सेंसिटिव जोन है ना, EPA में आता है ना, सॉरी मुझे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन याद आया था, 1986 हुआ था जो उसमें आता है ये। EPA के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बोल रहा है कि भारत में आर्द्रभूमि के विस्तार में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करेगा। भारत में आंतरिक आर्द्रभूमि का क्षेत्रफल तटीय आर्द्रभूमि से क्षेत्रफल से कम है। तो ये स्टेटमेंट 43 वाला पहला वाला जो गलत है वो कम नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा है। आर्द्रभूमि का क्षेत्रफल गुजरात में सर्वाधिक है, बिल्कुल सही बात बोला है इसने कि जो गुजरात है, वेम्बनाड लेक जो केरला का है वो जो सबसे लार्जेस्ट एरिया है वेटलैंड का, ठीक है। अब आते हैं जो फॉलोइंग रेफरेंस टू सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग फिनोमिना, जो स्ट्रेटोस्फेरिक में जो वार्मिंग फिनोमिना है वो सडनली क्यों ऐसा हुआ है। रिसेंटली जो वायुयानों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण ताप मंडल में हुई तापमान को वृद्धि दर्शाती है। कितने ज़्यादा एरोप्लेन्स और ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं कि उसके टेम्परेचर हाई हो रहा है। अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र को बढ़ाने का योगदान देती है। तो ये सत्य कौन से कथन है। तो देखो 44th में ना, न तो 1 न तो 2, क्योंकि नासा और जो यूनाइटेड स्टेट ने रिपोर्ट किया है कि इस ओजोन होल को ऑब्जर्व किया है, मतलब अंटार्कटिका से चल रहा था, ठीक है। तो अब रिडक्शन हो गया है, अब वो रिडक्शन हुआ है, मतलब जब रिडक्शन हो गया सडन फिनोमेना में, तो रिडक्शन इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ कि इन दोनों की वजह से हुआ है, एयरक्राफ्ट मूवमेंट का और सडन वेदर स्टेटमेंट, मतलब वेदर जो क्या कहते हैं पैटर्न्स बदल रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ कि रिडक्शन हुआ ओजोन होल में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो रिडक्शन हुआ है सिंपली कह सकते हैं इसकी वजह से नहीं हुआ है कि एयरक्राफ्ट मूवमेंट, बट और रिजल्ट हुआ है सडन वेदर पैटर्न्स की वजह से। तो एयरक्राफ्ट मूवमेंट को न लेके सडन वेदर पैटर्न्स में अगर इसने दिया होता वेदर पैटर्न्स को, उसकी वजह से रिडक्शन हुआ है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ अच्छा कर दिया है, ठीक। इसीलिए न तो 1 न तो 2। डिम्ड वनों के संदर्भ में, मतलब डिम्ड वनों के संदर्भ में विचार करेगा। इन्हें न तो वो वन विभाग या तो राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है, ये डीम्ड है, मतलब डीम्ड मतलब दिखते ही ना वाला टाइप्स। यह देश के कुल वनों का लगभग 1% है। अभी तक ये वन किसी भी राज्य में विधिक श्रेणी के तहत अधिसूचित नहीं दिए हुए हैं। ऐसा कहना कि किसी भी राज्य में नहीं है, ये एकदम कथन बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट हो जाएगा। उत्तराखंड ने दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RCB मतलब क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जो होती है, जो रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ये क्या क्या कथन बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि इसकी स्थापना यूनेस्को के साथ मिलकर की गई थी, इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा प्राप्त है। तो इन दोनों में असत्य कौन सा है। दोनों सत्य हैं, तो न 1 न तो 2, क्योंकि यूनेस्को में किया गया था और ये 2016 में किया गया था। 2016 में ये स्टेटस दिया गया था राष्ट्रीय संस्थान का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आनुवांशिक जो क्रोमोसोम जो डिसऑर्डर है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम जो होती है किस श्रुति के तरह होती है वो देख लेते हैं। एक्स्ट्रा कॉपी एक, जैसे डाउन सिंड्रोम्स होते हैं बहुत खतरनाक बीमारी होती है, क्रोमोसोम्स 21 ही हो जाते हैं, 21 ही रहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम्स 21 वाले होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पहला ही सही हो जाएगा। और जो चाइल्ड सफ़र करती है एडवर्ड सिंड्रोम से, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 18 होता है, ये 18 होता है, और पटाउ सिंड्रोम जो होते हैं वो 13 होते हैं, तो ये रिवर्स कर दिया इसने। निम्नलिखित तत्वों पर यौगिकों पर विचार करेगा। सिलिकॉन, कैडमियम सल्फाइड, सेलेनियम उपयुक्त में से किससे अर्धचालक है, मतलब सेमीकंडक्टर्स के कौन से सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी सेमीकंडक्टर्स ही होते हैं। सिलिकॉन हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया, सेलेनियम हो गया, सारे के सारे। हाल ही में भारत ने स्पेस डॉकिंग के क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता पाई है। निम्नलिखित में से भारतीय अंतरिक्ष यान मिशन पर विचार करिएगा। स्पेस डॉकिंग में जो इंडिया है बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की है कि एक तरह की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। स्पेस डॉकिंग क्या होती है, जहाँ पे हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में क्या होता है, ब्रिंगिंग टू हाई स्पीड स्पेस क्राफ्ट क्लोजर एंड जॉइनिंग देम टुगेदर, ब्रिंगिंग देम टू इनटू द सेम ऑर्बिट, कि स्पेस को डॉक कर रहे हैं, डॉक मतलब लगा रहे हैं एक साइड में, ठीक है। तो हमारा जो कॉपलर इंडेक्स होता है ना, सिंड्रोम जो है कॉपलर्स का या कैपलर सिंड्रोम था, जो उसमें बोलता है ना कि भाई ऐसा होगा स्पेस में इतने ज़्यादा कचड़े हो जाएंगे, उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इक्विपमेंट्स ये सब फैलेंगे, ये सब चीज़ें। तो अब देखते हैं उसमें क्या है। चंद्रयान 4 अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन उसमें शामिल है। चंद्रमा पर मानव मिशन, तो सभी स्पेस डॉकिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा, सब में किए करेंगे। स्किल
सिकल सेल अनीमिया जो होती है सबसे खतरनाक बीमारी होती है सिकल सेल अनीमिया। उसमें सब मेजर चीज़ें होती है ना, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। तो आपका जो वो सेल होता है ना, ऐसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ऐसे होने चाहिए, तो ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की एबनॉर्मलिटी है हेमोग्लोबिन में। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, वही कैरी करता है ऑक्सीजन को, तो आपके पूरे सिस्टम में ख़राब कर देता है। तो ये एक रक्त विकार है बिल्कुल, इसमें हेमोग्लोबिन असामान्य हो जाता है बिल्कुल। दोनों के दोनों कथन सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार करिएगा। एक तो सर्न, एक होता है JWST, मतलब पहला सर्न प्रोजेक्ट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर। डार्क मैटर के अध्ययन के लिए कौन सी परियोजनाएं यूज़ की जा रही हैं, सभी के सभी तीनों यूज़ किए जा रहे हैं। निम्नलिखित धातुओं पर विचार करिएगा। स्वर्ण मतलब गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर। इसमें से धातु को उसके विद्युत चालक मतलब कंडक्टर जो होते हैं मेटल्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से लगाइए। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें पता है किसकी ज़्यादा होती है, भले ही महंगा होता है वो अलग बात है। तो सबसे ज़्यादा होती है हमारे पास ये एल्युमिनियम की, फिर आती है मतलब क्रम से लास्ट में चांदी होती है, बस हम कर नहीं पाते क्योंकि वो बहुत महंगी आती है, ठीक है। सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। इसमें उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। इसरो ने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट इंटरनेट सेवा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो अभी हाल में भारत ने किया है वो अलग बात है, सेकंड वाला गलत दिया हुआ है। पहला वाला उपग्रह जो दिया है सैटेलाइट वाला, इंटरनेट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, वो बिल्कुल सही दिया, अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया था। लो वाले अर्थ ऑर्बिट में किया था ताकि कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी बनी रहेगी लो अर्थ ऑर्बिट में, यही इसीलिए कहा जाता है। उसी को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है, ठीक है। और सैटेलाइट जो बेस्ड गीगाबिट इंटरनेट सर्विस है वो लॉन्च किया इंडिया, नॉट इसरो, इंडिया ने लॉन्च किया है, मतलब इसरो भी ऑर्गेनाइजेशन है बट बाय रिलायंस, ठीक है। नॉट बाय इसरो बट मतलब इंडिया में रिलायंस जियो ने किया है, रिलायंस जियो ने, ठीक है। इट इज़ नेम एज जियो स्पेस फाइबर, इसे कहते हैं जियो स्पेस फाइबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी इसरो ने किया है नहीं, तो ये रिलायंस जियो ने किया है, जियो स्पेस फाइबर कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा 53 का हो जाएगा पहला वाला। बहुत ही कम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल जो है प्रणाली विशोरत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। एक बार क्वेश्चन विशोरत में पूछा जा चुका है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है बोल रहा है कि यह एक मैन पोर्टेबल एक एयर डिफेंस सिस्टम है, तो बिल्कुल सही बात बोला है। इससे भारत ने इजराइल से आयात किया है, ये गलत है। भारत ने इजराइल से आयात नहीं किया है, ठीक है। डेवलप किया गया है DRDO ने, नाम देख रहा है, नाम देखो विशोरत है, ठीक है। तो पहला ही सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राय इंटरनेट पर दिखने वाला शब्द ऑक्टेन नंबर क्या होता है। ऑक्टेन नंबर हमें नहीं पता, तो वो होता है, ऑक्टेन नंबर एक स्केल मेजर होती है कंबशन क्वालिटी की, गैसोलीन की, कैसे जल रहा है, तो गुणवत्ता को मापने के लिए क्या जाता है। नैनो बॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इन्हें मनुष्यों के शरीर से प्राप्त करके बनाया गया है, नैनो बॉडी की बात कर रही है। हाल ही में इबोला वायरस के सुरक्षित करने वाली 2 नई नैनो बॉडी विकसित की गई हैं। तो स्टेटमेंट पहला वाला जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा कि मनुष्य से प्राप्त करके नैनो बॉडी नहीं बनाई गई है। दूसरा वाला जो हाल ही में इबोला वायरस को लक्षित करने के लिए 2 नैनो बॉडी विकसित की गई हैं, ताकि स्टडी चल रही है ना नैनो बॉडी आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो MDR-T होता है मतलब और BPL रेजिनिum होता है, तो ये फेमस होते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं। अब हमें पता चल गया होगा कि किसके लिए है। मॉक्सीफ्लॉक्सिन जो होती है वो उस योग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो BPL रेजिम ट्रीटमेंट होती है ड्रग रेजिस्टेंस TB के लिए। तो DRTB होता है ना, आता था पहले ऐड, तो ये 3 तरह की ड्रग्स यूज़ कर लेते हैं, लिख लीजिएगा। कौन सा, बेडाक्विलिन जो कि TB की है, बेडाक्विलिन, प्रीटोमेलिन, क्योंकि ये TB और एक मलेरिया बहुत ज़्यादा फेमस डिसीज़ होती हैं, इनके फेवरेट हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्रॉस्ड रहते हैं, मतलब हाई सेंसिटिव है ना। तो बेडाक्विलिन BPL, तो BPL इसीलिए याद किया होगा, बेडाक्विलिन, प्रेटोडिन, और ये M नहीं है, ठीक है। तो MTDR जो होगा मल्टी ड्रग्स वाला, कंफ्यूज करने के लिए हम दे दिया होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप नहीं है। जो अस्ट्रा स्पेस है वो नहीं है, पिक्सेल है, मनस्तुति स्पेस है, दिगंतरा है, तो अस्त्र स्पेस नहीं है। हाल ही में समाचारों में रहे लिंगोसैट उपग्रह प्रशिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह पृथ्वी की कक्षा भेजे जाने वाला लकड़ी का पहला उपग्रह है। इसे भारत के PSLV रॉकेट से भेजा गया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा, सेकंड वाला जो है वो गलत हो जाएगा। लॉन्च जो किया गया है वो PSLV से बिल्कुल नहीं किया गया है। तो लिंगोस्ट एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट है जो इवेल्युएट करने के लिए वुड बिहेवियर इस तरह भेजा गया है, ठीक है।
तो अब आते हैं नेक्स्ट 60 क्वेश्चन पे। कॉस्मिक नून के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है? कॉस्मिक नून में पहले स्टेटमेंट या ब्रह्मांड में बढ़े रहे तापमान को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त एक शब्दावली है। इसका समय काल का संबंध लगभग 8 से 10 अरब साल पहले की अवधि से हुआ है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकेंड वाला तो है उसका जो कॉस्मिक जो नून होता है ना, सिंपल सी बात है, कॉस्मिक नून जो होता है वो रेफर करता है एक पीरियड, टाइम पीरियड जो होती है, जो 8 to 9 बिलियन ईयर्स होंगे जब स्टार का फॉर्मेशन हुआ होगा यूनिवर्स में और पीक पे होगा। तो ये बोल रहा है टर्म डिफाइन द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर नहीं है, ये उस बारे में बता रहा है कि 8 से जो 9 मिलियन मतलब 10 मिलियन होंगे जब स्टार का फॉर्मेशन होगा, मतलब यूनिवर्स का जो पीक होगा वो सब चीज़ें बता रहा है। टेम्परेचर से रिलेटेड कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह पहली भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल थी। पृथ्वी जो मिसाइल है वो भारत की पहली जो है वो मिसाइल है, बोल रहा है बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर इसे नौसैनिक संस्करण को धनुष नाम दिया गया है। तो ये जो पृथ्वी जो है फर्स्ट इंडियन मिसाइल है, याद कर लीजिएगा, 1988 में ये किया गया था और दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। धनुष नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से संस्थान का आदर्श जो वाक्य बालस्य मूल्यन विज्ञान है, बालस्य मूलन विज्ञानम है, वो क्या है? तो उसकी मतलब क्या है, मतलब मोटो क्या है उस चीज़, किसका मोटो है ये 62 में? तो ये मोटो दिया हुआ है DRDO का दिया हुआ है, ठीक है, मैनकाइंड वाला, ठीक। मतलब उसका है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड। बालस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ हैज़ द ऑरिजिन ऑफ द साइंस, ये सब चीज़ें दी हुई संस्कृत टाइप की। अब आते हैं नेक्स्ट में NRF में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन